हेलो एवरीवन। अब मैं जो पेपर आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूँ ये मॉर्निंग शिफ्ट का है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट का पेपर ऑलरेडी मैंने बना दिया, अगर आपने उसका सोल्यूशन नहीं देखा तो देख लो जाके। और मॉर्निंग शिफ्ट का है क्लास 12th का पॉलिटिकल साइंस का आज का पेपर है। तो चलिए इसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गठबंधन सरकार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये प्री बोर्ड एग्जाम है 2024-25 का। तो गठबंधन से रिलेटेड आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। भारत में पहली बार गठबंधन सरकार का उदय 1989 में हुआ। ठीक है। दूसरा, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय जनतांत्रिक, ये भी ठीक है, पहला भी ठीक है। और भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली है, गठबंधन सरकार लोकतंत्र। इसमें क्या होगा, आपका सी ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि कह रहे हैं कि भारत में अभी तक राज्यों में गठबंधन सरकार देखने को नहीं मिली है। क्या ऐसा हुआ नहीं है क्या? याद करो 1967 का चुनाव। ठीक है, कांग्रेस 7+2 यानी कि 9 राज्यों से कांग्रेस हार गई थी। तो वहां पे कौन सी सरकार बनी थी? गठबंधन की सरकार तो बनी थी, जिसको संयुक्त विधायक दल की सरकार कहा गया था। याद आया आपको? तो ये जो सी ऑप्शन है गलत है बिल्कुल। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक कथन और एक कारण दे रखा है। कथन को पढ़ते हैं। 1960 का दशक भारत के अनुसार खतरनाक दशक माना जाता है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। 1964 में भारत के प्रधानमंत्री नेहरू की असामयिक मृत्यु हो गई थी। क्या ये सही है? तो ये भी सही है कि 1964 को नेहरू जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होना चाहिए बी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण जो है ना वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। खतरनाक दशक से इनकी मृत्यु का कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों ही सही है। तो बी ऑप्शन अपना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आपको ये देखना है कि आपने इसमें से क्या आंसर लगाया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें ए और बी कॉलम दे रखे हैं आपके सामने। इसमें क्या देखना है आपको? दिए गए सही अर्थ में मिलाएं और उचित उत्तर के रूप में उपयोग कोड जोड़ें, यानी आपको इसमें मिलान करना है। अब देखो, ये नाटो वारसा शायद आपने ना भी पढ़ा हो, सीटो वगैरह। ये पहले ना एक शीत युद्ध का दौर नाम का चैप्टर होता था, जो अब आज की डेट में डिलीटेड है। उसमें से पूछा गया है। ये नाटो अमेरिका का था। ठीक है, किसका था ये? अमेरिका का था। और वारसा किसका था? ये यूएसएसआर यानी सोवियत संघ का था। तो अब देखो यहाँ पे कहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो इसमें देखो, ये लास्ट वाला पहले मिला लेते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ये दोनों खेमों से दूरी था। ठीक है, अब नाटो यूएसए का है। यूएसए यानी कि पूंजीवाद से रिलेटेड है, और सोवियत संघ यानी कि समाजवाद से रिलेटेड है। अब जो बच गया सेटो, ये दक्षिण एशिया में समाजवाद को रोकना, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आपस में मैच करना था। तो इसका अगर हम क्वेश्चन का तीसरे का आंसर देखें तो इसमें आपका डी होगा। ठीक है, डी को मैच करना था। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नव उदारवादी वैश्वीकरण का विरोध कौन सा मंच करता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो आपने पढ़ा होगा वर्ल्ड सोशल फोरम। ठीक है, यानी कि विश्व सोशल को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? सामाजिक बोलेंगे। ठीक है, और फोरम का मतलब मंच, यानी विश्व सामाजिक मंच। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, 4th का। ठीक है, अब 5वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसमें आपके सामने 2 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह दी कि सुरक्षा की परंपरागत धारणा के अनुसार एक देश की सुरक्षा को खतरा उस देश की सीमा के बाहर से ज़्यादा होता है। ठीक है, और दूसरा है कि वर्तमान समय में सुरक्षा की गैर पारंपरिक अवधारणा अधिक महत्वपूर्ण होती जा रही है। उपरोक्त कथन के आधार पर इसके बारे में आपको सही उत्तर का चयन करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का। तो इसमें देखिए, इसमें दोनों ही कथन सही हैं, क्योंकि जो पारंपरिक धारणा है, परंपरागत धारणा, इसमें मैंने आपको क्या बताया था, इसमें ज़्यादातर यही माना जाता है कि हमें बाहर से ज़्यादा खतरा होता है, यानी कि किसी दूसरे मुल्क से। तो पहले का स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और आज के समय में गैर पारंपरिक अवधारणा जो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि इसमें आपको पता है मानवता का खतरा और खतरे के नए स्रोत जो हमने चैप्टर में पढ़े थे, आजकल ये ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो ये आपका दोनों ही सही है। तो इसमें आंसर अपना होना चाहिए 5वें का ए, यानी कथन, और जो कथन 1 और कथन 2 जो है ये दोनों ही ठीक है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। अब कह रहे हैं कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके गठन के अनुसार हमें कालक्रम के अनुसार क्या करना है? व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सी घटना कब हुई थी। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था 1974 में, मई महीने में। ठीक है, और बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 में, और ये समझौता हुआ था 1960 में। और ये जो चाइना सीमा विवाद है 1962 के बाद हमें देखने को मिलता है, 1962 के आसपास। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा? पहले नंबर पे आ जाएगा ये 4th। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमारा हो जाएगा 4th। उसके बाद कौन सी घटना हुई थी? 2nd आ जाएगी, सीमा विवाद वाली। फिर अपना आ जाएगा तीसरे नंबर पे 1971, यानी 3rd हो जाएगा 71 वाला। और फिर सबसे लास्ट में जो बच गया है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे अपना आंसर क्या हुआ?
यहाँ पे ऑप्शन देखिए एक बार, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का, कि मंडल आयोग जो था इसने कितने % आरक्षण की बात करी थी सरकारी नौकरी में। तो आप सभी जानते हैं 27% आरक्षण की बात थी। अगला क्वेश्चन है कि गलत जोड़ी को पहचानिए और लिखिए। प्रिवी पर्स की समाप्ति श्री लाल बहादुर शास्त्री, ये गलत है, क्योंकि प्रिवी पर्स की समाप्ति जो थी वो इंदिरा गांधी ने करी थी और इसका विरोध मोरारजी देसाई ने किया था। तो पहला ही ऑप्शन गलत है, आगे की पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब पहला ही हमें पता लग गया कि गलत है तो फिर आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ए हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का है कि पंडित नेहरू के खिलाफ पहली बार अविश्वास प्रस्ताव संसद में कब आया था। ठीक है, तो भाई ये आया था, एक बार ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। भारत पाकिस्तान जल समझौते के बाद, दलाई लामा के भारत आने के बाद, भारत चीन सीमा विवाद के बाद, या पहले गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बाद। तो ये हुआ था भारत चीन सीमा विवाद के बाद। आपको पता है कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत की करारी हार हुई थी उसमें। ठीक है, इसके बाद संसद में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, इस वैश्वीकरण के बारे में नीचे दिया गया कौन सा कथन गलत है। भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया है, आदिवासी समाज पर अभी तक वैश्वीकरण का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा है। एक बार सारी स्टेटमेंट को देख लो। ठीक है, तकनीक ने वैश्वीकरण को फैलने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, वैश्वीकरण को पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो यहाँ पे देखो पहला ही ऑप्शन जो ए है यही आपको पहचानना था कि भारत ने अभी तक वैश्वीकरण को नहीं अपनाया, ये पूरी तरीके से क्या है, गलत है। भारत ने वैश्वीकरण को अपनाया है, फ्री ट्रेड भी भारत करता है, दुनिया भर के देशों से हमने व्यापार के समझौते करे हैं। तो ए ऑप्शन आपको पहचानना था। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि डैश आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य होता है। आतंकवाद का मेन जो उद्देश्य होता है क्या होता है, लोगों में डर उत्पन्न करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत और बांग्लादेश के बीच में किस नदी के जल को लेकर फरक्का संधि हुई थी। फरक्का जल संधि जो है ये किसके बीच हुई थी, तो गंगा नदी है। ठीक है, अब है आपके जो सेक्शन है ये 2 नंबर वाला सेक्शन है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं आपके 2 नंबर के टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं, 12 नंबर का ये आपका बन जाता है। तो पहला क्वेश्चन है शॉक थेरेपी से आप क्या समझते हैं। तो शॉक थेरेपी क्या था, शॉक थेरेपी एक ऐसा मॉडल था जो विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्देशित मॉडल था। इसको आघात पहुंचा के उपचार करना भी कहा जाता है। इसके तहत जितने भी यूएसएसआर के देश थे, ठीक है, जो पहले साम्यवादी व्यवस्था में थे, अब उनको साम्यवादी व्यवस्था को छोड़कर पूंजीवाद को अपनाना था, इसी को शॉक थेरेपी कहा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब 2 नंबर वाले तो, और इससे पहले वाले एमसीक्यू भी कोई खास मुश्किल नहीं थे, सिंपल ही है। इसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का क्या महत्व है। जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसका क्या महत्व है। तो देखिए दुनिया भर में सुरक्षा को स्थापित करना, ठीक है, खतरे या फिर कोई लड़ाई झगड़ा, ठीक है, नरसंहार वगैरह जनसंहार होता है तो उसमें कार्रवाई करना इसका कार्य होता है। फिर भारत में सांस्कृतिक वैश्वीकरण के कोई 2 उदाहरण बताने हैं कि भारत में सांस्कृतिक वैश्वीकरण में क्या हो रहा है। देखो हमारा खान पान बदल रहा है, आप ये बता सकते हो, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारा पहनावा बदल रहा है, ठीक है, हमारे सोचने का तरीका बदल रहा है। तो ये सब कुछ क्या है, आप बता सकते हो कि वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव है। बॉम्बे प्लान क्या था, ये 1944 में हुआ था। ठीक है, उद्योगपतियों का एक सम्मेलन था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि किस प्रकार से हम अपनी आर्थिक योजना को आगे चलाएंगे। ठीक है, यानी कि किस प्रकार से हम आर्थिक योजना आगे चलाएं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिसाइड हुई थी, तो इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जानते हैं। प्रिवी पर्स से आप क्या समझते हैं। देखिए हमारे देश में जो राजा महाराजा होते थे, जो कभी रियासतों के राजा होते थे, रजवाड़े, जब भारतीय संघ में इनको शामिल किया गया था, ठीक है, उसके बाद इनको कुछ विशेष अधिकार दिए हुए थे, कुछ फंड वगैरह मिलता था इनको, अनाउंस वगैरह मिलते थे, ठीक है, भत्ते, यही प्रिवी पर्स कहलाते थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था कि जो पंजाब में जो अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है जिसको हम गोल्डन टेम्पल कहते हैं, इसको आतंकवादियों ने कब्जा लिया था। ठीक है, तो इंदिरा गांधी ने उनसे उस मंदिर को खाली कराने के लिए जो अभियान चलाया था उसी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जानते हैं। सारे क्वेश्चन सिंपल है। अब आगे जो है सी सेक्शन है। सी सेक्शन में क्या होता है, 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं और टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 नंबर का अपना सेक्शन सी होता है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है कि मिखाइल गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के पतन में अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, इस कथन के पक्ष में आपको अपने विचार लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19,
अब देखिए क्या मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ का पतन करना चाहते थे? सबसे पहले ये सोचिए, बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। वो तो सोवियत संघ का भला करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ कि लोगों में उतना सब्र नहीं बचा था, ठीक है, इसलिए सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो आप बता सकते हो कि मिखाइल गोर्बाचेव थे, उन्होंने वहाँ पे लोकतंत्रीकरण की नीति चलाने का प्रयास किया, ग्लासनोस्त और पेरेस्ट्रोइका की नीति चलाई, ठीक है, सब कुछ अच्छा ही करा, लेकिन फिर भी उसके बाद क्या हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। तो ये बताना था आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ जो है, यूएनओ जो है, इसमें किस तरह के सुधारों की आवश्यकता दिखाई देती है? कोई 4 आपको बताने हैं। तो यूएनओ में कौन से सुधार किए जा सकते हैं? सबसे पहला सुधार तो सुरक्षा परिषद में किया जा सकता है, यानी कि यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, इसमें सुधार की जरूरत है। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो बढ़ाने की जरूरत है, वीटो पावर वाले भी और जो टेम्परेरी सदस्य होते हैं उसको भी बढ़ाने की जरूरत है। फिर क्या है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने की ज़रूरत है। इसमें क्या होता है, वित्तीय सुधार की भी ज़रूरत है, ठीक है, और कई बार क्या होता है इसमें पश्चिमी देशों की ज़्यादा चलती है, तो इस समस्या से निपटने की भी ज़रूरत है, तो ये भी सुधार करने की ज़रूरत है। तो ये 4-5 पॉइंट आप बता सकते थे। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें आपको ऑप्शन मिल रहा है, यानी चॉइस मिल रही है, तो ये अच्छा है। आगे देखते हैं। पाकिस्तान में अपने अस्तित्व के बाद से लोकतंत्र के स्थायी ना हो पाने के कोई 4 कारण बताने हैं। देखो मुझे ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन इवनिंग में भी आया हुआ था, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था चैप्टर की वीडियो में कि इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा आता है, तो आया हुआ है ना, देखो। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान में क्या है, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजन जो है उसका दबदबा रहता है, और सेना का वहाँ पे अधिक हस्तक्षेप रहता है, क्योंकि भारत से उसकी हमेशा तनातनी रहती है। इसलिए भी क्या होता है कि वहाँ पे कहीं ना कहीं सैनिक शासन को बढ़ावा दिया जाता है। फिर जो बाहरी देश हैं, पश्चिमी देश, उन्होंने भी अपना फ़ायदा उठाने के लिए यहाँ पे कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। इसके बाद इसी के ऑप्शन में है कि दक्षिण एशिया के देशों में राजनीतिक विविधता दिखाई देने के कारण आपको बताने हैं कि क्यों है ऐसा। क्योंकि आपको पता है भाई, दक्षिण एशिया के देश जो थे वो सारे गुलाम थे, कहीं ना कहीं उपनिवेशवाद का शिकार रह चुके हैं, इसलिए भी ऐसा है। फिर हमारे यहाँ पे क्या है, जातीय विविधता देखने को मिलती है, जैसे श्रीलंका में आपको देखने को मिलेगी, भारत में देखने को मिलेगी, ये भी रीज़न हो सकता है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति भी हो सकती है, तो वो भी आप बता सकते हो। भाषाई जटिलता भी हो सकती है, ठीक है, विविधता भी हो सकती है, ये सारे पॉइंट बन जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंदिरा गांधी के द्वारा आपातकाल लगाने के पीछे जो कारण थे वो आपको बताने हैं कि क्या कारण थे। क्वेश्चन नंबर 22, तो क्वेश्चन नंबर 22 में भी आपको चॉइस मिली हुई है। तो देखिए, इंदिरा गांधी ने आपातकाल इसलिए लगाया था क्योंकि गुजरात और बिहार में स्टूडेंट ने आंदोलन कर दिया था। फिर जेपी ने उस आंदोलन को बढ़ा दिया था। रेलवे के कर्मचारी हड़ताल पे चले गए थे। न्यायपालिका से पहले से उसकी टकराव चल रहा था, ठीक है। देश आर्थिक संकट में जा रहा था, भ्रष्टाचार, ये सारी समस्या चल ही रही थी। तो इस कारण से कहीं ना कहीं इनका शासन चलाना मुश्किल हो रहा था, तो इन्होंने आपातकाल लगा के विद्रोह को शांत करने का प्रयास किया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन में है कि भारत में आपातकाल लगाने के क्या परिणाम देखने को मिले। तो जैसे ही भारत में आपातकाल लगा दिया गया, वैसे ही क्या होता है कि सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया, मौलिक अधिकारों का खूब उल्लंघन किया गया, ठीक है। भारत में लोगों के अधिकार छीन लिए गए, लोगों को जबरन जेल में डाला गया, और मीडिया पे रोक लगा दी गई, ठीक है, प्रेस पे प्रतिबंध देखने को मिलता है हमें। तो ये सारे परिणाम हुए, आप बता सकते हो। लोगों की जबरन नसबंदी करा दी गई, तो ये सारे परिणाम थे। फिर क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व की जो प्रकृति है वो अन्य देशों में पार्टियों के प्रभुत्व की प्रकृति से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल। देखिए, और अन्य देशों में क्या होता है, ज़्यादातर देशों में जैसे चाइना हो गया, क्यूबा, सीरिया हो गया, यहाँ की तो संविधान ही कहता है कि एक ही पार्टी शासन कर सकती है, पर हमारे यहाँ पे हमारा संविधान नहीं कहता। हमारा संविधान तो कहता है कि भाई कितनी भी पार्टी बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसलिए हमारा प्रभुत्व अलग है। फिर दूसरा क्या है कि हमारे यहाँ पे कांग्रेस ना पुरानी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, इसलिए भी लोगों का उसको समर्थन ज़्यादा था, तो इसलिए उसका प्रभुत्व था, ठीक है। फिर भारत में क्या है, लोकतांत्रिक आधार पे उसका प्रभुत्व ज़्यादा है। कई जगह पे क्या होता है, सैन्य कारण से या फिर तानाशाही के द्वारा वो पार्टियों का वर्चस्व होता है, पर भारत में ऐसा नहीं है, तो आप बता सकते थे। फिर अगला जो सेक्शन डी है, इसमें आपका एक कार्टून दे रखा है और इसके बारे में आपसे पूछा हुआ है। तो कार्टून को अगर हम ध्यान से देखें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 24। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि ये चित्र जो आपको ध्यान से देखना है, इसमें आपको बताना है कि किस प्रकार की असुरक्षा को दर्शाया गया है। अगर इसमें हम ध्यान से देखें तो हमको ऐसा लगेगा, ऑप्शन में है आतंकवादी, ये तो नहीं दिख रहा, सीमा पर हमला भी नहीं दिख रहा, युद्ध भी नहीं दिख रहा, इसमें कहीं ना कहीं मानवीय सुरक्षा की बात चल रही है, यानी कि बी ऑप्शन अपना होना चाहिए, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा खतरा मानव सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा से जुड़ा हुआ नहीं है। तो ध्यान से देखिए,
पारंपरिक अवधारणा भूखमरी नहीं है, क्योंकि पारंपरिक अवधारणा में दो चीज़ें होती है। क्या क्या होती है? एक बाहरी और एक आंतरिक, ठीक है। गृह युद्ध जो है ये आंतरिक हो गया, विदेशी हमला बाहर हो गया, हिंसा आंतरिक हो गई, लेकिन भूखमरी नहीं थी। तो समझो ये अलग है, तो ये आपको पहचानना था, सी ऑप्शन हो जाएगा। तीसरा है कि विश्व सुरक्षा की अवधारणा पर कब से विश्वव्यापी चर्चा होने लगी है? तो ये 1990 के दशक से शुरुआत हुई है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोगों को निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान करने से सुरक्षा के खतरों से आसानी से निपटा जा सकता है? यदि लोगों को मानव अधिकार दिया जाए, ठीक है, तो पॉसिबल हो पाएगा, तो बी ऑप्शन होगा। अब आप मुझे कमेंट में बताना कि आप लगा के क्या आए हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, ये हमारा मैप वाला क्वेश्चन होगा और इसको देख लेते हैं। वह राज्य जिसमें बाहरी लोगों के खिलाफ आंदोलन चलाए गए, तो आपको पढ़ा रखा है मैंने कि असम जो था यहाँ पे ऐसा हुआ था क्योंकि असम में बांग्लादेशी लोग आ गए थे, है ना, उसके खिलाफ आंदोलन चला था। फिर भारत का जो 22वां राज्य कौन सा है वो आप सभी जानते हैं, सिक्किम जो है भारत का 22वां राज्य है। भारत का सबसे नवनिर्मित यानी जो सबसे नया राज्य है ये तेलंगाना है, आप सभी जानते हैं, ठीक है। दक्षिण भारत का वो राज्य बताना है जहाँ हिंदी भाषा को राजभाषा बनाने के विरोध में आंदोलन चला था, तो आप सभी जानते हैं तमिलनाडु, ठीक है। पुराने समय में इसको मद्रास कहा जाता था, तो याद रखना। तो ये मैंने आंसर आपको सीधा सीधा बता दिया, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, मैप भी है इसमें तो। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26वां क्वेश्चन जो है इसमें आपको पैसेज को पढ़ना है, ठीक है, ध्यान से पढ़ना है, इसके बाद हमें इसके क्वेश्चन को करना है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। पाकिस्तान में पहला आम चुनाव जो था वो कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है। तो पहला आम चुनाव जो था ये 1970 में हुआ था पाकिस्तान में, ठीक है। फिर 1970 के आम चुनाव में देखो आंसर में भी लिखा हुआ है 1970 का आम चुनाव, देखते ही कोई बता देगा। 1970 के आम चुनाव में अब बात करते हैं कि पूर्वी पाकिस्तान जो था उसमें कौन सी पार्टी विजयी रही थी? तो पूर्वी पाकिस्तान में आवामी लीग जो थी ये जीती थी, ठीक है। शेख मुजीबुर रहमान की ये पार्टी थी और सारी सीटें जीती थी, मतलब इनको बहुत अच्छा बहुमत मिला था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की क्या भूमिका थी? तो देखिए क्या था कि बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान होता था, तो पाकिस्तान जो पश्चिमी पाकिस्तान था इस पे दबदबा दिखाता था, तो कहीं ना कहीं इनके बीच में नहीं बन रही थी। फिर 1971 में इनके बीच में युद्ध भी हो जाता है, ठीक है। तो भारत में लोग आने लग जाते हैं शरणार्थी, तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने कहीं ना कहीं इसको सपोर्ट कर दिया और इसकी मुक्ति के लिए प्रयास किया। तो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है क्वेश्चन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर जो 27 है ये जो हमारा लास्ट का जो पार्ट है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का, इसमें आपको सब में चॉइस मिलती है। पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में भारत में गठबंधन सरकारों का दौर दिखाई दे रहा है, गठबंधन सरकारों के लाभों का आपको विश्लेषण करना है। तो आपको पता है कि 1989 के बाद से, ठीक है, जो भी सरकारें बनी है वो सारी की सारी लगभग गठबंधन की सरकारें थी, लेकिन 2014 में बहुमत वाली सरकार आई थी, लेकिन फिर भी वो गठबंधन के साथ रही, ठीक है। तो गठबंधन सरकार जो है उसके लाभ बताने हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, गठबंधन की सरकार का लाभ ये है कि इसमें जो छोटी पार्टियां होती हैं उनका भी कहीं ना कहीं नेतृत्व हो जाता है, उनकी विचारधाराओं को भी जगह मिल जाती है, ठीक है। गठबंधन की सरकार होने से कहीं ना कहीं विभिन्न समूहों की जो अपेक्षाएं होती है उसको पूरा कर लिया जाता है, विभिन्न धर्म, विभिन्न जाति, विभिन्न समूहों को इसमें शामिल कर लिया जाता है, ठीक है। तो ये गठबंधन की सरकार के फायदे होते हैं। अब इसी के ऑप्शन में दे रखा है कि 1990 का दशक भारतीय राजनीति में अनेक कारणों की वजह से चर्चा में रहा था, ठीक है। 1990 का दशक जो था कई कारणों से चर्चा में रहा था। तो क्या 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 हुआ था इस समय में? तो देखिए 1990 के दशक में एक तो आप ये मान लो कि गठबंधन की सरकारों का उदय जो है ये भी 1989 के बाद यानी 1990 के आसपास ही शुरू हुआ, पहला तो पॉइंट यही मान लो। फिर क्या था, इस समय नई आर्थिक नीति अपनाई गई थी 1991 में, ये बता सकते हो आप, ठीक है। भारत में अन्य पिछड़ा वर्ग जो हो गया या SC ST OBC वर्ग हो गए, इन सब की राजनीति को इस समय में महत्वपूर्ण माना जाने लगा था, ठीक है। और क्या हुआ था, बाबरी विवाद आपको देखने को मिलता है, शाहबानो केस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट आप यहाँ पे बता सकते थे। इसी के बाद फिर क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 28 में दो ऑप्शन है, भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय नेताओं के सामने मुख्य चुनौती क्या थी? तो वो 3 चुनौती वाला है, जो पहला चैप्टर है उसका पहला ही क्वेश्चन है। तो आप जानते हैं एकता के सूत्र में बांधना, देश में लोकतंत्र को स्थापित करना, ठीक है, सभी के विकास यानी समूचे समाज का विकास करना, ये 3 प्रमुख चुनौतियां थी।
इसी का ऑप्शन में है भारत का विभाजन एक भयंकर मानवीय त्रासदी के रूप में याद किया जाता है। इसके पीछे कारण बताना है, यानी विभाजन के पीछे क्या कारण थे ये बताना है। ठीक है, तो देखते हैं भाई क्या था विभाजन के पीछे। जो सबसे बड़ा कारण था वो था मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग की सोच, क्योंकि उन्हें भारत में हिंदुओं के साथ नहीं रहना था, उनको अपना अलग देश चाहिए था, इसलिए ऐसा हुआ था। ठीक है, ठीक है, जिन्ना के कारण ऐसा हुआ था। और जिन्ना केवल अकेला नहीं था कि जिन्ना ने बोला कि भाई हमें अलग देश चाहिए, जो मुस्लिम थे वो भी यही चाहते थे, तो ये रीज़न था। और इसके फिर क्या परिणाम थे ये भी आपको इसी में लिखने हैं कि सामूहिक पलायन हुआ था। ठीक है, 80 लाख के करीब लोग इधर से उधर गए थे। ठीक है, उसमें हिंसा हुई थी, दोनों तरफ से लोग मारे गए थे। ठीक है, शरणार्थी शिविर में लोगों को रहना पड़ा था मजबूरन। तो ये सारी चीज़ें आप बता सकते थे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 का जो पहला ऑप्शन है, भारत हमेशा से पर्यावरण के प्रति सजग रहा है। ठीक है, भारत में पर्यावरण को लेकर जो आंदोलन हुए हैं, इसमें से कोई 2-3 आंदोलन और सरकार ने क्या करा है उससे निपटने के लिए, ये आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 29 तो आप बता सकते हो कि भारत में चिपको आंदोलन हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन हुआ है। ठीक है, जंगल को बचाने के लिए आंदोलन चला है, जंगली जानवरों को बचाने के लिए आंदोलन हुए, तो ये सारे आप बता सकते थे। और सरकार या भारत में पर्यावरण को लेकर जो आंदोलन हुए थे, इसे निपटने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, तो देखिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पास हुआ था 1986 में। फिर जो जंगली जानवर है उनके संरक्षण के लिए एक अधिनियम बनाया गया था 1972 में। ठीक है, वन जो पेड़ पौधे काटे जा रहे थे उसको बचाने के लिए उन भी एक अधिनियम लाया गया था, तो ये बता सकते हैं आप। फिर मूल निवासियों का प्राकृतिक संसाधनों पर पहला अधिकार होना चाहिए, लेकिन उनको धीरे धीरे अपने मूलभूत अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए मूल निवासी जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, जंगलों से जुड़े होते हैं। ठीक है, उनको उनकी मातृभूमि से विस्थापित किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि वहाँ पे खनिज मिल जाते हैं, संसाधन मिल जाते हैं, तो इस कारण वहाँ पे उद्योग वगैरह लगा दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता है। और अब जंगल के कई सारे कानून बन गए हैं, तो कानून के कारण भी उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे रीज़न थे, आप बता सकते थे। आसियान ने अन्य सभी संगठनों की अपेक्षा अधिक सफलता हासिल की है, इसके सफल होने के क्या कारण है? आसियान तेजी से सफल होने वाला एक संगठन है, तो आप बता सकते थे कि आसियान ने क्या किया है, अपने जो आसियान के देश हैं उनके बीच में एकता बना के रखी है, क्षेत्रीय अखंडता को बना के रखा है। ठीक है, और हमेशा से अपने विवादों को उसने क्या किया है, आसानी से सुलझा लिया है, बातचीत के जरिए सुलझाया है। ठीक है, और विकास को बढ़ावा दिया है, आपसी बाजार स्थापित किया है, फ्री ट्रेड किया है, तो इसके कारण वो सफल रहा है। ठीक है, चीन की अर्थव्यवस्था ने चीनी क्रांति के बाद बहुत तेजी से वृद्धि हासिल की है, इसके बारे में आपको बताना है कि उसके कारण क्या है। तो चीन ने शॉक थेरेपी नहीं अपनाया, सबसे पहले ये याद रखना है। चीन ने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करा है। पहले तो आपको पता होगा कि वहाँ पे जो चाउ एन लाई थे उन्होंने 4 क्षेत्रों में क्या करा था, आधुनिकरण किया था। फिर 1978 में देंग शाओपिंग ने क्या किया था, मुक्त द्वार की नीति अपनाई थी, जिससे व्यापार करा था। फिर अमेरिका से इन्होंने राजनीतिक एकांतवास खत्म करके अपने संबंध ठीक करके व्यापार को बढ़ावा दिया। ठीक है, फिर इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपने जो उद्योग थे, ठीक है, उसका निजीकरण कर दिया, अपने खेतों का निजीकरण कर दिया, ये सारे काम करे। तो इससे क्या हुआ, चीन की अर्थव्यवस्था जो थी तेजी से आगे बढ़ी। तो यहाँ पे अपना ये जो क्वेश्चन पेपर था ये पूरा मैंने आपको करा दिया है। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। कैसा गया है मुझे कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।